श्रोताओं नमस्कार। कोविड-19 पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम के एक और अंक के साथ उपस्थित हूं मैं दीपेंद्र सिवाच। इस कार्यक्रम के हमारे आज के मेहमान हैं हमारे बहुत ही प्रतिबद्ध और पुराने श्रोता श्री सी के चक्रवर्ती। आप उत्तराखंड के सेवानिवृत्त मुख्य अग्निशमन अधिकारी हैं। आज हम आपसे बातचीत करेंगे कोरोना संकट और रेडियो के बारे में। दोस्तों, इस समय अनलॉक 2 चल रहा है। कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचने के लिए जो 3 महीने का लॉकडाउन किया गया था, उससे उत्पन्न असामान्य स्थिति को सामान्य करने के प्रयासों के साथ साथ कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के भागीरथी प्रयास जारी हैं। पहले लॉकडाउन और फिर अनलॉक की प्रक्रिया के बीच ये 4 महीने आम जनता के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहे हैं। हम अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से समाज के अलग अलग तबके के लोगों से बातचीत के माध्यम से अपने श्रोताओं को ये बताने का प्रयास करते रहे हैं कि लोग कोरोना संकट के इस काल का कैसे सामना कर रहे हैं, कैसे इस समय को जी रहे हैं। इसी क्रम में हम आज आपकी मुलाकात करा रहे हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री सी के चक्रवर्ती से। यहाँ उल्लेखनीय है कि श्री चक्रवर्ती अपनी सेवा के दौरान 100% दृष्टिबाधित हो गए थे। बीते 4 महीनों में उनके अनुभव निसंदेह बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए मिलते हैं श्री सी के चक्रवर्ती से। श्रोताओ, इस समय हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं श्री सी के चक्रवर्ती साहब। चक्रवर्ती साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दीपेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और आपको नमस्कार और श्रोताओं को भी मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन। चक्रवर्ती साहब, वैसे तो हम जानते हैं कि आप हमारे कितने पुराने श्रोता हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को खुद बता दें। जी, मैं बचपन से ही संयुक्त परिवार में रहा हूं, तो चाचा, पिताजी, दादी जी सब पूरे परिवार साथ में रहते थे। तो आकाशवाणी का जो सिग्नेचर ट्यून होता है उस वक्त रेडियो ऑन हो जाता था, तो वो कान में मेरा पड़ता था। मैं समझ कुछ नहीं पा रहा था, मगर हाँ, एक रेडियो सेट सेंट्रल हॉल में रहता था और वो सब लोग उसको सुनते थे। तो तब से तो रेडियो का साथ शुरू हुआ। और उस वक्त की एक मजेदार चीज मैं आपको बता दूं, जो श्रोताओं को भी, आजकल के जो नए श्रोता हैं उनको सुन के मजा आएगा, कि उस वक्त जो घड़ियां, दीवाल घड़ियां होती थी, उसमें भी चाबी भरी जाती थी, और जो कलाई की घड़ियां होती थी उसमें भी चाबियां भरी जाती थी। तो जो घड़ी बांधते थे या जो वॉल क्लॉक होता था उसका चार्ज तो चाचा जी के पास था, वो उसमें चाबी भरते थे। बाकी सब लोग ठीक 6 बजे जैसे ही आकाशवाणी का समाचार का समय घोषित किया था, तो सब घड़ियां मिल जाती। उसके बाद जीवन में वो आगे बड़े होते रहे, हम उसी तरह सुनते रहे और सेवा में आ गए। सेवा में आने तक काफी कुछ रेडियो ने एक्वायर कर लिया था और टॉप पे था उस वक्त। और मैं 1967 में उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा में मैंने ज्वाइन किया था, और तब से लेके 2009 में मैं उत्तराखंड अग्निशमन सेवा के पहले मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुआ। और इसके बीच में एक घटना ऐसी हो गई, विकलांगता वैसे तो कहते हैं अभिशाप है एक प्रकार का, मगर मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मैं उसको भगवान का प्रसाद मानता हूँ, और उसको अंग्रेजी में कहते हैं पीपल विथ डिफरेंस, डिफरेंटली एबल पीपल। तो कुछ अलग ही करना होता है। तो जब मैं अपने 51वें वर्ष में था आयु की, तो मुझे 100% दृष्टिबाधित घोषित कर दिया गया। अब मेरे सामने मेरा परिवार, मेरे बच्चे उस वक्त सीनियर क्लासेस में आ चुके थे मगर सेटल नहीं हुए थे, तो वो एक बड़ी समस्या आन खड़ी हुई थी। लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद था, और विकलांगता अधिनियम एक चुका था जिसमें सरकारी सेवकों को सेवा के दौरान यदि इस प्रकार की कोई विकलांगता होती है तो उनको सेवा से बाहर नहीं किया सकता है, और पूरी पे अलाउंसेस के साथ उनको बनाए रखा जाता है। वो कठिन समय था, 1.5 साल का, लेकिन उसके बाद ही मुझे पुलिस हेडक्वार्टर देहरादून में नियुक्ति प्रदान की गई और मैं स्टाफ ऑफिसर टू एडिशनल डीजी के पद पे रहा और मुख्य अग्निशमन अधिकारी के पद पे।
तो विकलांग होते हुए उस वक्त एक चैलेंज तो यही था कि मुझे अपने आप को ये प्रूव करना था कि मैं किसी से कम नहीं, अर्थात मैं दूसरे जो मेरे कॉलीग्स हैं उनसे किसी भी प्रकार कम नहीं। तो वो समय बड़ा अच्छा बीता और अपनी तारीफ खुद नहीं करनी चाहिए। शिखर पे था उत्तराखंड फायर सर्विस जब मैं रिटायर हुआ तब। चक्रवर्ती साहब, जो कोरोना काल है हम जानते हैं कि बड़ा कठिन समय है और सब लोगों के लिए कठिन समय है, तो ये आपके लिए किस तरह से ये समय बीत रहा है? आपको लग रहा है कि क्या वास्तव में ये एक कठिन समय है? और जैसे आपने कहा कि आप खुद दृष्टि बाधित हो गए थे, तो ये कुछ विशेष आपको परेशानी आई इस बीच? देखिए, अब दृष्टि बाधित हुए तो मुझे लगभग 20 वर्ष का समय हो गया। तो मेरे चलने फिरने में मैं अपने काम घर पे अपने आप ही करता हूँ, मगर गेट के बाहर जाने के लिए मुझे एक व्यक्ति की सहारे की जरूरत पड़ती थी। मगर कोरोना काल में बाहर जाना ही नहीं है, मिलना ही नहीं है, तो ये पाबंदियां तो अब भी लॉकडाउन के बाद, अब अनलॉक हो जाने के बाद भी हर एक को रखना पड़ेगा, मगर मैं सब काम अपने आप ही करता हूँ अपने घर पे। लेकिन एक जो चीज होती है कि लॉकडाउन बंद, हम लोग बंद रहेंगे तो वो एक साइकोलॉजिकल वो रहता है, उससे अपने आप को हटाना सभी लोगों के लिए होता है। तो उसके लिए जो मैंने अनुभव किया और मैंने उसके लिए अपना ही रास्ता बनाया कि शायद औरों को भी अब भी वो चीज है हमारे लिए, पाबंदी तो है ही है अनलॉक हो जाने के बाद भी, कि मैं अपने बचपन में चला गया और जो मेरे बचपन के जो अच्छे दिन थे, जो पढ़ाई के समय में या उससे भी छोटे काल के, तो मैंने किस तरह पढ़ाई शुरू की तो उस वक्त काली तख्ती पे वो लिखा जाता था सफेद खड़िए से, तो वो सब चीजें मैं याद करता था। तो उसका मुझे करता हूँ अभी, जब अकेले में रहता हूँ तो याद करता हूँ, तो वो सब चीजें इतनी सुखद होती हैं और उसका दूसरा छोर मुझे इस समय नहीं मिल पाता है। तो ये समय काटने का एक बहुत अच्छा सा साधन। मैं सर्विस में आया तो मुझे कैसे कितनी कठिनाइयां हुई, क्या हुई, तो वो सब यादें, इतनी अच्छी यादें मुझे फिर से जवान बना गई, मुझे युवा बना गई, सब कुछ हो गया। आपने बताया कि आप अपने बीते हुए बचपन से लेके और बाकी समय को आप याद कर रहे थे, तो उस बीच में रेडियो भी कहीं आया होगा? रेडियो तो बहुत महत्वपूर्ण रोल अब भी अदा कर रहा है, और जैसा मैंने पहले अपने वक्तव्यों में बताया है कि आकाशवाणी देहरादून 100.5 अब FM पे मिल गया है। उससे पहले हम लोग नजीबाबाद पे निर्भर होते थे और नजीबाबाद मीडियम वेव का वो था, तो उसमें वेवलेंथ वगैरह क्लियर नहीं मिलती थी, तो बहुत ध्यान से और दिमाग लगा के सुनना पड़ता था। अब तो 100 FM लगाइए, आराम से सुनिए, पूरी क्लियर वो आती है। अब कोरोना काल में भी आकाशवाणी देहरादून के प्रसारण अवधि घटाई गई, लेकिन उसमें भी लगभग 3-3.5 घंटे के लिए डेडिकेटेड प्रोग्राम्स आते थे। और कुछ जगहें ऐसी हैं जिनका नाम मैं लेना चाहूंगा, कड़वा पानी, एक बहुत डेंस फॉरेस्ट है, उसके अंदर मैं गया हूँ अपने सेवा काल में, मुझे जाना पड़ता था ऐसी जगहों पे, और वहाँ की एक रिकॉर्डिंग सुनी कि वहाँ जो वन गुजर होते हैं वो सहारनपुर की ओर से कोई आ रहे थे और उसी टाइम लॉकडाउन लग गया और उन लोगों को वहाँ रुकना पड़ा। तो किस तरह से वहाँ उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उन पे पहुंच बनाई गई और तो उसको पूरा आकाशवाणी ने कवरेज किया कि वो जो लोग वहाँ भोजन और दूसरी इमदाद पहुंचाने गए। तो ये तो एक इंसिडेंट हो गया। इसी तरह के डेली कहाँ खाना मिल रहा है, कौन कौन खाना बांट रहे हैं, तो वो चीजें मैं सुनता था और उससे बहुत ही मुझे मतलब एक शक्ति सी मिलती थी कि आकाशवाणी के ही थ्रू कि देखो इतने लोग ऐसा कर रहे हैं, और उनके इंटरव्यूज वगैरह भी मैं सुनता था। तो और मुझे एक आध बार जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी है गणेश कांडवाल जी, उनका भी इंटरव्यू सुनने को मिला था, तो उनसे भी संपर्क हुआ, तो मुझे आवश्यकता हुई, मुझे वो भोजन भी एक आध दिन लेना पड़ा। तो बहुत ही अच्छा भोजन सर्व किया गया कोरोना के दौरान। वो चीज मुझे रेडियो से ही पता चली और तब मैंने कांडवाल जी से रिक्वेस्ट की थी। बहरहाल इस तरह की और बहुत ही मोटिवेशनल प्रोग्राम्स जो आकाशवाणी 100.5 ने सुनाए, तो वो सुनने से घर बैठे ही मतलब
आदमी एक प्रोत्साहित हो सकता था या अपने आप को महफूज समझ सकता था कि क्या पोजीशन है। डेली उसकी अपडेट आती थी तो हम लोगों को पता चलता था कि उत्तराखंड में कहाँ कितने केसेस हो रहे हैं, कितने सुधर रहे हैं, कितने की समस्या आ रही है। उसके बाद जब अनलॉक हुआ तो ट्रेन से कहाँ कहाँ कितने कितने आए। तो ये बहुत बहुत बड़ा विषय है जिसपे एक छोटे से कार्यक्रम में पूरा उसको प्रस्तुत करना। मगर हाँ, आकाशवाणी का जो लॉकडाउन का पीरियड था उसके बाद लखनऊ रेडियो स्टेशन से हुकअप हो जाता था, तो हमें लखनऊ के भी कार्यक्रम उस दौरान लॉकडाउन के दौरान सुनने को मिले। तो इस प्रकार कुल ले के आकाशवाणी से तो मैं अब भी जुड़ा रहता हूँ, आप लोगों के कार्यक्रम सुनता हूँ, मोटिवेटेड होता रहता हूँ उससे खुद। इस समय हमारे जो प्रोग्राम है वो नॉर्मल हो गए हैं और हम लोग लगातार जो हमारे कुछ प्रोग्राम जो बंद हो गए थे इस संकट काल में फिर से हम लोगों ने शुरू कर दिए। अभी आपको लगता है कि कुछ और होना चाहिए, कुछ और किया जाना चाहिए? मैं तो हमेशा सीखता रहता हूँ, कुछ न कुछ आपके कार्यक्रमों से भी सीखता रहता हूँ। और आपका एक कार्यक्रम आता है मैसेज के बहाने गाने तराने शाम को 3:30 से 4:30 तक। अब उसमें एक टॉपिक आप जो देते हैं और उसके ऊपर इतने लोगों की राय, तो वो बहुत अच्छा लगता है। वो भी उसमें कई राय इतनी अच्छी मोटिवेशनल राय होती हैं, वो कार्यक्रम अच्छा लगता है। मैं चाहता हूं, अगर कहूं, आपके श्रोताओं की राय आपके लिए होती है और श्रोता क्या चाहते हैं। एक ही कलाकार कार्यक्रम आता है, वो उसमें किसी न किसी एक कलाकार को आप लेते हैं। तो अगर अब देखिए बहुत बड़ा संसार है हमारा फिल्म जगत का और उसमें मोस्टली उन्हीं लोगों को एक कलाकार में लाया जाता है। तो मेरा निवेदन है, सारी चीजें कंप्यूटर पे उपलब्ध रहती हैं, तो वो दिन अगर स्पेशली किसी का जन्मदिन है या उसका स्मृति दिवस है तो उस कलाकार की ही उसको प्रोग्राम को डेडिकेट अगर किया जाए तो दोनों चीजें हो जाती हैं। आकाशवाणी की तरफ से शुभकामनाएं भी हो जाती हैं और पुण्यतिथि है तो श्रद्धांजलि हो जाती है। जी बिल्कुल, हम लोग ऐसा कोशिश करते हैं, लेकिन आगे से इसका ध्यान रखेंगे और आपका बहुत अच्छा सुझाव है, पर हम पूरी तरह से ध्यान देंगे। अंत में चक्रवर्ती साहब, क्या हमारे श्रोताओं को आप संदेश देना चाहेंगे? ये कोरोना संकट का काल है, अभी भी एक बड़ी चुनौती है इससे निपटने के लिए, अभी भी कोई दवा नहीं है, कोई टीका नहीं है, तो क्या लोग बात करें, किस तरह से उनका आचार विचार होना चाहिए, किस तरह का आचरण अभी भी होना चाहिए? क्या आप संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को? ये कोरोना जो है ये अचानक आई हुई एक चीज है, कोई चीज प्लान नहीं थी, ये अचानक आ गई। और इस तरह की चीजों के लिए हम कभी भी प्रस्तुत नहीं होते हैं। हम अपने पूरी दिनचर्या को भी प्लान करके चलते हैं, अपने बजट को प्लान करके चलते हैं, सब चीजें प्लान करके करते हैं, वो अच्छा रहता है। लेकिन ये अचानक आई हुई ऐसी चीज है कि जिसकी अभी कोई दवाई भी नहीं निकली है। मगर हाँ, जो सावधानियां बताई जा रही हैं, हमारे डॉक्टर्स बता रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट बता रही है, आकाशवाणी के थ्रू लगातार उसका प्रसारण किया जा रहा है। सबसे पहली चीज, घर से बाहर आवश्यकता न हो तो बिल्कुल मत निकलिए, बिल्कुल मत निकलिए। दूसरी चीज, आवश्यकता पड़ी तो सबसे पहली चीज फेस मास्क जरूर लगाइए। मैं भी लगाता हूँ, ये नहीं कि मैं कहीं जाता नहीं हूँ, दृष्टिहीन हूँ इसलिए जाता नहीं, जाता हूँ, मगर सिर्फ जरूरत के वक्त जहाँ मुझे जाना है और पूरी सावधानी के साथ जाता हूँ। पॉकेट में सैनिटाइजर भी लेके जाता हूँ, क्या पता मैं जा रहा हूँ। आजकल हर जगह जहाँ आप जा रहे हैं, दुकानों में चाहे जाइए, चाहे बैंक में जाइए, चाहे हॉस्पिटल में जाइए, हर जगह सैनिटाइजर का प्रोग्राम रखा गया है प्रबंधकों द्वारा। मगर अपना हाथ जगन्नाथ के उस फॉर्मूले से चलिए, अपना फेस मास्क पहनिए, अपने साथ सैनिटाइजर रखिए, चाहे जहाँ भी जाइए। आप कार का दरवाजा खोलते हैं, स्कूटर का हैंडल पकड़ते हैं, कुछ पकड़ते हैं, उसके बाद अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए। तो मेरा यही वो है कि बाहर बिल्कुल मत जाइए, बाहर जाएंगे तो आप कोरोना को दावत देंगे ही, कहीं भी आपसे चूक हो सकती है। तो बिल्कुल भी बाहर ना जाएं जब तक कि बहुत ही ज्यादा जरूरी ना हो। फेस मास्क का प्रयोग जरूर करें और घर पे रह के जितना खुश रह सके खुश रहिए। जब टीका आ जाएगा लगेगा। मैं लता जी का एक बाइट इसी संबंध में आया था, रेडियो पे ही मैंने सुना। उन्होंने कोरोना वॉरियर्स को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और उसके अंत उन्होंने इस प्रकार किया कि होना तो वही है जो भगवान चाहेंगे, लेकिन ये कोरोना बहुत जल्दी ही खत्म होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं भी उन्हीं के कथन को दोहराता हूँ और मैं भी प्रार्थना करता हूँ कि कोरोना हमारे जीवन से जल्द जाए। बहुत बहुत शुक्रिया चक्रवर्ती साहब, आप आकाशवाणी से जुड़े और आपने आकाशवाणी से बात की।
ये थे उत्तराखंड के पूर्व मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री C.K. चक्रवर्ती। आपसे बातचीत कर रहे थे कोरोना संकट काल और रेडियो के बारे में। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब मुझे यानी दीपेंद्र सिवाच को ये कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।